आइए दोस्तों शुरू करते हैं 8 मई का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के बारे में कि हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो ये हुई है तिरुवनंतपुरम में। पहली बैठक भी यहीं हुई थी और दूसरी बैठक भी यहीं लगातार 2 दिन चली है, 6 मई और 7 मई को। ठीक है, देखिए ब्रिक्स देशों के बीच श्रम और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दूसरी कार्य समूह की बैठक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई। इसमें जो है सामाजिक सुरक्षा का विस्तार था, महिलाओं की भागीदारी थी और कौशल विकास, ये 3 मेन। और चौथा जो है इसमें डिजिटल समाधान था। कल वाले में भी ये महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार ये था ही। और इसमें है कि डिजिटल समाधान जो कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों जैसे डिलीवरी बॉय, फ्रीलांसर को लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया गया है। देखिए 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। इसका जो थीम है, भारत की अध्यक्षता का जो विषय है वो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, यह बैठक ब्रिक्स के विस्तार, नए देशों के शामिल होने के बाद की महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साइंस एंड डिफेंस से कि हाल ही में भारतीय नौसेना का समुद्री अनुसंधान पोत INS सागर ध्वनि किस देश के कैम रान बंदरगाह पहुंचा है। तो यह है वियतनाम। ठीक है, देखिए 5 मई 2026 की यह घटना है कि जब भारतीय नौसेना का समुद्री अनुसंधान पोत INS सागर ध्वनि वियतनाम के कैम रान बंदरगाह पहुंचा। तो इसका उद्देश्य क्या था कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सुरक्षा और वैज्ञानिक सहयोग को और मजबूत करना है। वैज्ञानिक गतिविधियाँ क्या है इसकी कि अपनी यात्रा के दौरान यह जहाज़ वियतनाम के इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर समुद्री विज्ञान और महासागर विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा। INS सागर ध्वनि के बारे में यह है कि यह एक विशेष अनुसंधान पोत है जिसे DRDO की कोच्चि स्थित प्रयोगशाला NPOL नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक्स लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से समुद्री गहराइयों और आवाज़ के अध्ययन के लिए किया जाता है। देखिए इस सागर विजन क्या है इसका कि यह यात्रा भारत सरकार के सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन और सागर मैत्री पहल का हिस्सा है, जिसके तहत भारत अपने पड़ोसी समुद्री देशों के साथ वैज्ञानिक और सामरिक संबंध गहरे कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यह है महत्वपूर्ण सम्मेलन से है फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फल निर्यात का हब बनाना है। यह लखनऊ में किया गया है। देखिए यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 6 और 7 मई 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित केंद्रीय कुपोषण बागवानी संस्थान में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि थे इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के फलों के निर्यात का हब बनाना है। इसमें फलों की गुणवत्ता सुधारने, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रोसेसिंग पर चर्चा की गई। इसमें जो घोषणाएं हुई है कि कृषि मंत्री ने यूपी में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की, जहां किसानों को रोग मुक्त पौधे मिलेंगे। साथ ही महिलावाद के आम और केले के निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि योजना और संसाधन से एक क्वेश्चन है स्कीम एंड रिसोर्सेज से कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नीलाम किए गए 101 खनिज ब्लॉकों के परिचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। यह है खान मंत्रालय। ठीक है, देखिए भारत में 2015 में नीलामी प्रणाली शुरू होने के बाद अब तक 101 खनिज ब्लॉक सफलतापूर्वक चालू हो चुके हैं। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में खाद्यान्न उत्पादन स्तर तक पहुंची है। अभी हालिया इसमें क्या सुधार हुआ है, केंद्र सरकार ने 30 मार्च 2026 को खनिज नीलामी दूसरा संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य खाद्यान्नों को और तेज़ी से शुरू करना है। देखिए वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक की सबसे अधिक 212 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है। इसका प्रमुख बिंदु है, इसका राज्यवार स्थिति है, देख ही लेते हैं। इन 101 ब्लॉकों में ओडिशा का 34 है, सबसे आगे है। इसके बाद कर्नाटक का 18 है और गुजरात का 11 है का स्थान है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करना और कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करना है। देखिए प्रोत्साहन जो इसमें दिया गया है सरकार द्वारा, सरकार ने समय पर खदानें शुरू करने वाले राज्यों के लिए 5,000 करोड़ के वित्तीय इनाम की घोषणा की। ठीक है, देखिए इतना जो डिटेल्स इसमें डाला गया है, इसलिए डाला गया है कि आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। और मुझे क्या था, मैं तो एक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन बना के क्वेश्चन आंसर पढ़ के निकल जाता। मेरा वो टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट था कि अगर इस बारे में पढ़ना है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में अच्छे से जानना है, ताकि आपको कल को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप किसी भी एग्जाम में उसके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ें तो उसके बारे में ऑप्शन से आप पकड़ पाएँ। देखिए 5वां क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से कि राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किन आगामी बहु खेल आयोजनों के लिए भारत की तैयारी को मजबूत करना है। यह है एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेल, ये सभी के लिए है। ठीक है, डी आंसर होगा। यह आयोजन 7 मई 2026 को नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन के बारे में
जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इधर दी गई है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो है आगामी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों जैसे एशियाई खेल 2026, राष्ट्रमंडल खेल 2026 और ओलंपिक 2028 जो लॉस एंजलिस में होने वाले के लिए भारत की तैयारियों को पुख्ता और समन्वित करना है। देखिए, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। इनके बारे में अभी तक लगातार न्यूज़ आ रहा है, कुछ ना कुछ वो कर ही रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र से डोपिंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सख्त कानूनी उपायों और जागरूकता पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम जो कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही गई। 6 नंबर है, इकोनॉमिक्स है कि 2020 के बाद भारत के समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? 340% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, यह बयान 7 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 10वें हिंद महासागर संवाद के दौरान किया गया। ये किसने बताया ये बात? केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह जानकारी साझा की। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बताया कि 2020 के बाद भारत के समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 340% की भारी वृद्धि दर्ज हुई है। इसमें सरकारी पहल जो है महिलाओं को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सागर में सम्मान जैसी पहल चला रही है, जिसका उद्देश्य एक समावेशी और भविष्य के लिए तैयार समुद्री कार्यबल तैयार करना है। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे इसने शुरू किया अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। आइए जानते हैं इसके बारे में कि रेलवे द्वारा किस प्रणाली को अपग्रेड किया जा रहा है जो रेलगाड़ियों के परिचालन में मदद करेगी। यही प्रणाली है। देखिए, इसमें कर रहा है यात्री आरक्षण प्रणाली। ठीक है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेडेड किया जा रहा है। देखिए, रेलवे मंत्रालय ने 7 मई 2026 को यह घोषणा की है कि ट्रेनों को नए और अपग्रेडेड यात्री आरक्षण प्रणाली पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया अगस्त 2026 से शुरू होगी। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इस प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजना और नेक्स्ट जनरेशन PRS के बारे में महत्वपूर्ण घोषणाएं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मार्च 2023 के आसपास भी की गई थी। उद्देश्य, इस अपग्रेड का मुख्य लक्ष्य टिकट बुकिंग क्षमता को बढ़ाना है, लगभग 25,000 टिकट प्रति मिनट से बढ़कर 2.25 लाख प्रति मिनट तक, और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यह नियुक्ति और दौरे से रिलेटेड है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया का हालिया दौरा किन 2 शहरों के लिए प्रस्तावित है? यह है मुंबई और पुणे के लिए। मुंबई में अंधेरी रेलवे स्टेशन जो है उसको 8 मई को मुंबई में अंधेरी रेलवे स्टेशन सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, और 9 मई को पुणे में डी वाई पाटिल है, ठीक है, डी वाई पाटिल विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। देखिए, वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। 9 नंबर है कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, कपास उत्पादकता मिशन है। भारत में कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें मुख्य उद्देश्य है प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाना और कीट नियंत्रण करना। जो फसल पे जो कीट लग के फसल को बर्बाद करते हैं उसको नियंत्रण करना है। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। ठीक है, मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को इस मिशन के लिए 5,659.22 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। इस मिशन का जो मुख्य बिंदु है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इसका मुख्य लक्ष्य कपास की उत्पादकता को 440 kg प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 kg प्रति हेक्टेयर करना है। कीट नियंत्रण, देखिए, यह मिशन विशेष रूप से आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम और गुलाबी सुंडी, पिंक वुलवर्म जैसे कीटों और अन्य रोगों से निपटने के लिए उन्नत तकनीक और बीजों पर केंद्रित है। यह जो मिशन अवधि है 2026-27 से लेकर 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इससे जो लाभ होगा, भारत के लगभग 32 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब देखते हैं अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 1570 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा विकसित करने को मंजूरी दी है? यह है वडीनार, गुजरात। ठीक है, गुजरात के वडीनार में नया शिप रिपेयर हब। अभी हाल ही में 5 मई 2026 को भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के वाडीनार में एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1,570 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कौन बना रहा है? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मिलकर विकसित करेंगे। इसमें खास क्या है कि इसमें 650 मीटर लंबी जेट्टी और 2 बड़े फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स होंगे। यह सुविधा 300 मीटर तक के बड़े जहाज़ों की मरम्मत करने में सक्षम होगी, जिससे भारतीय जहाज़ों को मरम्मत के लिए दूसरे देशों जैसे दुबई या सिंगापुर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसका उद्देश्य जो है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। क्षेत्र में लगभग 1400 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। यह कदम भारत को एक ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाने के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का हिस्सा है। 11 नंबर है कि सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, जो कि एक सचेत है। सचेत जैसे हम लोग बोलते हैं कि सचेत हो जाना।
तो ये सचेत एक अलर्ट सिस्टम था जो 2 मई को पूरे सभी लोगों के फ़ोन में एक बीप की आवाज़ सुनाई दी होगी अचानक सेम टाइम पे पूरे भारत में। देखिए, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सचेत प्रणाली क्या है? ये प्रारंभिक चेतावनी और आपातकालीन अलर्ट पोर्टल है। ठीक है, देखिए, सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का औपचारिक उद्घाटन 2 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। उद्देश्य, यह एक स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है जिसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी या मानव निर्मित आपदा स्थितियों के दौरान नागरिकों को तत्काल चेतावनी भेजने के लिए बनाया गया है। इसका कार्य क्षमता क्या है? यह सिस्टम मोबाइल की साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स को दरकिनार कर एक तेज अलार्म और फुल स्क्रीन संदेश भेजता है ताकि संकट के समय जानकारी तुरंत मिल सके। देखिए, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इसके उद्घाटन के दिन 2 मई 2026 को पूरे भारत में करोड़ों मोबाइल यूजर्स को परीक्षण संदेश भेजे गए जिससे अचानक तेज बीप की आवाज़ आई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, मारियो मिरांडा जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? यह कार्टून और चित्रकारी के लिए कार्टूनिस्ट थे। भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और चित्रकार मारियो मिरांडा, उनका जो जन्म हुआ था 2 मई 1926 को हुआ था। तो उनका अभी 2 मई 2026 को 100वीं वर्षगांठ थी। इस वजह से अभी चर्चा में है। ये जो है मारियो मिरांडा जो है गोवा के जनजीवन और मुंबई के दैनिक दृश्यों को अपने रेखा चित्रों के माध्यम से उकेरने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कला शैली इलस्ट्रेटिव कार्टूनिंग की एक विशिष्ट पहचान है। देखिए, 13 नंबर है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT, यही NCLT की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये जो की गई थी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण हाल ही में कई महत्वपूर्ण कारणों से चर्चा में है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, N से, C से कंपनी, L से होगा लॉ, T से होगा ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। देखिए, इसका जो प्राइम फोकस है दिवालियापन मामला। मई 2026 में NCLT की मुंबई पीठ ने मीडिया कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड के खिलाफ 353.79 करोड़ के कर्ज के कारण दिवालियापन याचिका को स्वीकार किया है। देखिए, भारत का पहला क्लास एक्शन सूट। NCLT ने जिंदल पॉली फिल्म्स के खिलाफ भारत के पहले अल्पसंख्यक शेयरधारक क्लास एक्शन सूट में मोनेट सिक्योरिटीज़ को मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी है। यह कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। देखिए, IBC संशोधन अधिनियम 2026, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, आयुष चिंतन शिविर 2024 से 26 जो है, आयुष चिंतन शिविर का आयोजन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जा रहा है? आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के क्षेत्र में नीतियों की समीक्षा और भविष्य की योजना बनाने के लिए। ठीक है, देखिए, हाल ही में 16-17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयुष चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया गया था। इसके अलावा कल 6 मई 2026 को औषधीय पौधों पर केंद्रित एक और चिंतन शिविर संपन्न हुआ है। इसके मुख्य बिंदु जो है बीमा कवरेज का विस्तार, आयुष मंत्रालय और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के बीच एक समझौता हुआ है ताकि आयुर्वेद और अन्य आयुष उपचारों पर भी स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल सके। इसके भविष्य का जो रोड मैप है वो विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए आयुष क्षेत्र के लिए अगले कुछ वर्षों की रणनीतियाँ तैयार की गई है। डिजिटल पहल जो है कि मंत्रालय ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल और बीमा सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800110008 लॉन्च किया है। ठीक है, तो यही है आयुष चिंतन शिविर 2024-26। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।